आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है विवर्तन और इसमें टॉपिक चल रहा है फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध। फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या हमने पढ़ ली और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध की औसत दूरी। तो देखो यहाँ पर औसत दूरी में डायग्राम आपको वही बनाना है जो आपने फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध की का क्षेत्रफल में बनाया था। देखो क्षेत्रफल में आपने देखो ये डायग्राम बनाया, क्षेत्रफल में आपने ये डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ये क्षेत्रफल यहाँ पर निर्मित किया है, ये क्षेत्रफल यहाँ पर मैंने क्या किया है, निर्मित किया है। इस क्षेत्रफल को आपको यहाँ पर औसत दूरी में निर्मित नहीं करना है, इस क्षेत्रफल को यहाँ पर नहीं दर्शाना है, यहाँ पर ये इस प्रकार से नहीं दर्शाना है आपको क्षेत्रफल में। कहाँ पर? औसत दूरी में। सेम डायग्राम है। तो डायग्राम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट पिछले वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर आपको डायग्राम में आपको दिक्कत आ रही है तो पिछले वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। तो देखो औसत दूरी का आपको सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम बनाना। औसत दूरी का फार्मूला आप सभी जानते हो, औसत दूरी का फार्मूला आप सभी जानते हो, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमें औसत दूरी निकालनी है। देखो ये हमें औसत दूरी निकालनी है बिंदु पी की। तो देखो औसत दूरी पहले मैं किसके लिए निकाल दूँ, एनवी फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध के लिए निकाल दूँ। किसके लिए निकाल दूँ? एनवी फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध के लिए क्या निकाल दूँ, औसत दूरी निकाल दूँ। तो देखो किस प्रकार से, और औसत दूरी को किससे लिख दूँ, एक्स से लिख दूँ। और कौन किसके लिए निकाल रहे, एनवी के लिए निकाल रहे, तो एन आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखो पहले देखो पी एम एन प्लस पी एम एन माइनस 1 अपॉन 2, इस प्रकार से लिखते हैं औसत दूरी का सूत्र। औसत दूरी का सूत्र इस प्रकार से होता है ना। तो आपको ये सूत्र आपको सबसे पहले आपको इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी सर ये 2 कहाँ से आ गया, सर इन दोनों को प्लस कैसे कर दिया। ये मैथमेटिक्स की बेसिक टूल है जो आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हो। तो देखो हम जानते हैं कि औसत दूरी की परिभाषा से, देखो मैंने सीधे लिख दिया औसत दूरी की परिभाषा से, और एनवी फ्रेनेल अर्ध आवर्ती फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध के लिए, एनवी फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध के लिए लिख रही हूँ औसत दूरी। किसके लिए लिख रहे हैं? एनवी फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध के लिए औसत दूरी हम लिख रहे हैं। तो औसत दूरी की में फार्मूला ये है। अब देखो इसका मान आपके पास है, डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो पी एम एन का मान देखो, डायग्राम में देखो, डायग्राम मिलेगा। इसका मान आपको कहाँ मिलेगा, डायग्राम मिलेगा। देखो ध्यान से डायग्राम को ध्यान से देखना। ये मान मैंने पहले ही दर्शा दिया, और ये मान किस प्रकार से दर्शाए पिछला वाला वीडियो देखना, इससे पिछला वाला वीडियो जरूर अच्छे से आपको देखना है। ये देखो मैंने इसमें यहाँ पर ये किसका मान है, ये देखो पी एम एन माइनस 1 का मान है, और ये मान किसका है, ये पी एम एन का मान है। तो यहाँ पर आपको मान पुट करना है, केवल आपको मान पुट करना है। ये आपने मान पुट कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। सर क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है? देखो सर ये बी, ये प्लस का और ये प्लस का कितना हो जाएगा सर, 2p हो जाएगा। फिर क्या करूँ मैं, इसको अंदर अप्लाई कर दूँ तो एन लेमड़ा अपॉन 2 और माइनस लेमड़ा अपॉन 2 इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से टर्म आएगी। तो यहाँ पर देखो ये दोनों, ये प्लस की है और ये टर्म प्लस की है, तो क्या बन जाएगी, लेमड़ा एन लेमड़ा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एन लेमड़ा बन जाएगी। ध्यान से देखना, ये दोनों आधी आधी है तो क्या बन जाएगी, एन लेमड़ा बन जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं क्या लिख दूँ, ये जो 2 है, ये 2 इसके नीचे लिख दूँ और इसके नीचे लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगी, ये समीकरण आपको प्राप्त होगी, ये समीकरण आपको। अब ध्यान से देखना, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो पहले क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, पहले एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2n लेमड़ा और माइनस लेमड़ा। अब इन दोनों टर्म से क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, लेमड़ा कॉमन नज़र आ रही है। क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, लेमड़ा, और नीचे क्या है, 4 है। तो ये लो, ये समीकरण नंबर 1 तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। समीकरण नंबर 1 से किसी प्रकार का आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से एन माइनस
1v लिख दो, n माइनस 1v प्रेनल अर्थ आवर्ती कटिबंध का औसत दूरी। औसत दूरी आपको लिखनी है। औसत दूरी आपको लिखनी है xn माइनस 1। यहाँ पर n के स्थान पर क्या लिख देनी है, n माइनस 1 लिख देनी है। क्या लिख देनी है, n माइनस 1 लिख देनी है। तो देखो n के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, n माइनस 1 लिख देनी है। समीकरण नंबर 1 में आपको क्या करना है, तो समीकरण आपकी ए दे रखी है, ये समीकरण दे रखी है। इसमें देखो n आपको दिखाई दे रहा है, इन n के स्थान पर क्या रख देना, n माइनस 1 रख देना और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो रख दो मान रखने पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने मान रख दिया। देखो n के स्थान पर ये मान रख दिया और n के स्थान पर मैंने n माइनस रख दिया। अब देखो इस 2 को मैं क्या कर दूँ, अंदर अप्लाई कर दूँ। देखो 2n माइनस 2 माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2n माइनस 3 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या लिखूँ, पदांतर की बात करूँ। इन दोनों देखो, इन दोनों के मध्य, किन किन के मध्य, P M N और P M। ध्यान से देखना, पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए, P M N और P M N माइनस के लिए। इन दोनों के मध्य पदांतर में पूछूं तो पदांतर आप किस प्रकार से लिखोगे, पदांतर लिखोगे xn माइनस xn माइनस 1, इस प्रकार से पदांतर लिखोगे डेल। इसका मान आपके पास है और इसका मान आपके पास है, दोनों के मान रख दोगे तो आपके पास पदांतर क्या आना चाहिए, λ/2 आना चाहिए। यही तो बताया था। प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंधों के मध्य क्रमागत, देखो प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंधों में क्रमागत जो पदांतर होता है वो कितना होता है, λ/2 होता है। क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे ध्यान से देखना, जैसे इन दोनों के मध्य ये प्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध है और ये भी क्या है, प्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध है। इन दोनों के मध्य पदांतर कितना आना चाहिए, λ/2 आना चाहिए। इसी प्रकार से देखो इन दोनों, इस प्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध और ये भी क्या है, प्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध है। इन दोनों के मध्य पदांतर कितना आना चाहिए, λ/2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, λ/2 आना चाहिए। तो देखो ये हम ये भी देख लेते हैं कि भाई λ/2 आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो λ/2 आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर देखो इसी प्रकार से n-1 v प्रेनल अर्धावर्ती कटिबंध, ये तो हमने देख लिया। देखो पदांतर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहाँ पर पदांतर की बात हो रही है। तो पदांतर का सूत्र आप सभी जानते हो, पदांतर आप किस प्रकार से निकालते हो ये आप सभी जानते हो। तो इसके स्थान पर आप मान रखो और इसके स्थान पर मान रखो माइनस चिन्ह। इस माइनस को मैं अंदर अप्लाई करूंगा तो देखो ये माइनस की टर्म बच जाएगी, ये माइनस की टर्म बच जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर टर्म कैसी बच जाएगी, माइनस की बच जाएगी। यहाँ पर टर्म कैसी बन जाएगी, माइनस की बच जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसके बाद देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल। यहाँ पर देखो क्या बच रही है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये माइनस की और ये प्लस की। तो देखो 3λ/4 माइनस λ/4, एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 3λ/ माइनस 3λ, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2λ/4 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो λ/2 आ रहा है। समीकरण नंबर 3 देखो, समीकरण नंबर 3 आ गया ना। दो क्रमागत प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंधों के मध्य जो पदांतर आता है वो कितना आता है, λ/2 आता है। ये हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, ये चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से देखना। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंधों के मध्य पदांतर λ/2 होता है। देखो समीकरण 3 क्या बताती है, समीकरण 3 हमें ये बताती है कि प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंधों के मध्य जो पदांतर होता है वो कितना होता है, λ/2 होता है। क्रमागत रूप से होता है, लगातार
लगातार फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंधों के मध्य जो पदांतर होता है वो कितना आता है, λ/2 आता है, सबके लिए सेम आता है। अब आगे देखो, जैसे जैसे प्रथम व द्वितीय कटिबंध के मध्य व द्वितीय व तृतीय कटिबंध के मध्य एवं तृतीय एवं चतुर्थ कटिबंध के मध्य पदांतर λ/2। देखो ये तो क्या हो गई, प्रथम हो गई, और ये क्या हो गई, द्वितीय हो गई। इनके मध्य जो पदांतर आता है वो कितना आता है, λ/2 आता है, ये चीज़ लिखी है। और द्वितीय, ये तो द्वितीय हो गई, और ये क्या हो गई, तृतीय हो गई। इन दोनों के मध्य जो पदांतर है वो कितना आता है, λ/2 आता है। और तृतीय और चतुर्थ के मध्य भी क्या आता है, पदांतर आता है, वो कितना आता है, λ/2 आता है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। तो देखो जैसे प्रथम व द्वितीय कटिबंध के मध्य पदांतर कितना होता है, λ/2 होता है। तो द्वितीय व तृतीय कटिबंध के मध्य पदांतर कितना होता है, λ/2 होता है। एवं तृतीय एवं चतुर्थ कटिबंध के मध्य पदांतर कितना होता है, λ/2 होता है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई। अब देखो, अब हम क्या निकालने वाले, ध्यान से देखना। फ्रेनल अर्ध आवर्ती, पॉइंट नंबर 4 लगा लेना। पॉइंट नंबर 3 आपके कंप्लीट हो गए, पॉइंट नंबर 4 लगाना। पॉइंट नंबर 4 लगाना, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम। बिंदु P पर परिणामी आयाम हमें जानना है। फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण बिंदु P पर हम क्या जानना चाहते हैं, परिणामी आयाम। इस परिणामी आयाम को मैं किससे लिख दूं, आर से लिख दूं। किससे लिख दूं, कैपिटल आर से लिख दूं, मतलब बड़ा डॉन। अगर आपको बड़ा डॉन दिखाई दे तो इसका सीधा मतलब है ये किसको व्यक्त करता है, परिणामी आयाम को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, परिणामी आयाम को व्यक्त करता है। तो हेडिंग लगा लो, पॉइंट नंबर 4, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम। बिंदु P पर परिणामी आयाम। आगे देखो, देखो इसमें कुछ निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखो प्रयोग किया गया किसका, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण बिंदु P पर जो परिणामी आयाम है, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था के अनुसार जो परिणामी जो आयाम है वो निम्न कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। देखो निम्न कारकों पर निर्भर, पहला देखो कारक, देखो आयाम फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की कला पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कला पर निर्भर करता है। और जो कला होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रख लेना, यहाँ पर जो कला पर निर्भर करता है आयाम, परिणामी आयाम फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की कला पर निर्भर करता है। जो कला होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है, जैसे ये क्या हो गई, इसका ये पहली कलांतर हो गई है, ये प्रथम क्या हो गई, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध हो गई, ये R1 हो गई। और ये सेकंड क्या हो गई, फ्रेनल अर्ध कटिबंध हो गई, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध हो गई। इसका जो परिणामी आयाम है वो R2 है। मतलब ये R1 है तो इसके विपरीत होगी कला, क्या होगी, ये विपरीत होगी इसकी कला। इसकी कला विपरीत कैसे दर्शाएंगे, -R2 से दर्शाएंगे। यहाँ पर -R2 किसको व्यक्त करती है, विपरीत कला को व्यक्त करती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देखो आगे देखो, परिणामी आयाम फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। परिणामी जो आयाम है वो फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पर कैपिटल आर मतलब बड़ा डॉन यहाँ पर किसको व्यक्त करता है, परिणामी आयाम को व्यक्त करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। समीकरण नंबर क्या दे देनी, 1 दे देनी। आगे देखो, आयाम फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के बिंदु P से औसत दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्रेनल अर्ध जो परिणामी जो आयाम है वो फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के बिंदु P से औसत दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप सभी जानते हो। और यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, परिणामी आयाम है, और एक्शन क्या है, यहाँ पर औसत दूरी है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखना, अगला पॉइंट देखना, परिणामी आयाम फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की तिर्यकता का मतलब 1 + cos θn, तिर्यकता का मतलब 1 + cos θn पर निर्भर करता है, मतलब समानुपाती होता है। क्या होता है, परिणामी आयाम फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की तिर्यकता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर क्या, समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। पॉइंट नंबर 4 से समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। अब समीकरण 1, 2, 3 से देखो, एक साथ लिख रहा हूँ मैं, एक साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटने पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। समानुपाती चिन्ह हटने पर क्या आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। और एक का मान आपके पास है, एक का मान क्षेत्रफल आपने कितना निकाला था, πb λ, ये आपने क्षेत्रफल निकाला था। और यहाँ पर आपने xn आपने कितना निकाला था, xn है b
प्लस कोष्टक 2n-1 लेमड़ा अपॉन 4, ये चीज़ यहाँ पर, ये मान यहाँ पर आप पुट कर दो, यहाँ पर आप मान पुट कर दो, यहाँ पर एक के स्थान पर मान पुट कर दो और एक्शन के स्थान पर क्या कर दो, मान पुट कर दो। मान पुट करने पर आपके पास क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। समीकरण 4 किसको ऐड करती है, समीकरण 4 परिणामी आयाम का बीजीय व्यंजक को व्यक्त करती है। मतलब समीकरण नंबर 4 है वो परिणामी आयाम का बीजीय व्यंजक कहलाता है। समीकरण नंबर 4 क्या कहलाता है, परिणामी आयाम का बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, कोई प्रथम प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध है, ये R1 है प्रथम, इसको क्या बोलेंगे R1। यहाँ पर क्या है, R1 यहाँ पर परिणामी आयाम है, किसका परिणामी आयाम है, प्रथम प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध का, किसका है, प्रथम अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्या है, परिणामी आयाम है, जिसको मैं किससे लिख दूं, R1 से लिख दूं। यहाँ पर R2 क्या है, ये भी क्या है, परिणामी आयाम है, ये किसका है, ये द्वितीय प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध का, द्वितीय प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध का जो आयाम है, परिणामी आयाम है, वो किससे लिख दूं, R2 से लिख दूं। इसी प्रकार से तृतीय प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध का जो आयाम है, परिणामी आयाम, वो किससे लिख दूं, R3 से लिख दूं। इसी प्रकार से चतुर्थ प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध का जो परिणामी आयाम है वो क्या है, R4 से। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी। अब देखो यहाँ पर पहली चीज़ लिखी हुई है, माना प्रथम प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आप जरूर लिख लेना है। माना प्रथम प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध का परिणामी आयाम R1 है, यहाँ पर लिख लेना परिणामी आयाम R1 है। द्वितीय प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण परिणामी आयाम R2 है और तृतीय प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण परिणामी आयाम R3 है। डैश डैश nवें प्रेरणल अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण परिणामी जो आयाम है वो Rn है, कितना है, Rn है। अतः बिंदु P पर परिणामी आयाम देखें, क्या देखें, कुल परिणामी आयाम देखें। देखो यहाँ पर कुल परिणामी आयाम में कितना लिख लूँ, R लिख लूँ, तो इस सभी को जोड़ दूँ, R1 जोड़ दूँ और R2 जोड़ दूँ। लेकिन R2 की जो कला है वो क्या है, विपरीत है, R1 से क्या है, विपरीत है। फिर R3 फिर प्लस माइनस R4। यहाँ पर माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि माइनस है वो R3 की जो कला है वो विपरीत है। विपरीत कला को कैसे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं, ये ध्यान में रखना। फिजिक्स में विपरीत को किससे दिखाते हैं, माइनस चिन्ह से दिखाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से कहाँ तक जा रही है, Rn तक जा रही है, तो यहाँ पर ये आप चीज़ लिख लेना। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होना। अब आगे ध्यान से देखना। अब देखो R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 को मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R3 अपॉन 2। ये आपको परिणाम आपको याद रखने, ये कैसे आए, ये आपको प्रायोगिक व्यवस्था में आपको प्रयोग दिए गए, ये आपको याद रखने। R2 को लिखोगे R1 प्लस R3 अपॉन 2, R4 को लिखोगे R3 प्लस R5 अपॉन 2 और R6 को लिखोगे R5 प्लस R7 अपॉन 2 और R8 को क्या लिखोगे, R7 प्लस R9 अपॉन 2। ये सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ पर पुट कर दो, इस समीकरण में यहाँ पर पुट कर दो। इस समीकरण में आप यहाँ पर पुट करोगे, आपको देखो यहाँ पर R2 के स्थान पर आप मान पुट करोगे, क्या मान है, R1 2 प्लस, देखो R2 के स्थान पर आपको मान पुट करना है R1 प्लस R3 अपॉन 2 और ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी यहाँ पर R1 है क्या R2 दे, देखो एक मिनट रुकना। इस R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस R1 को मैं लिख सकता हूँ R1 अपॉन 2 प्लस R1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस R1 अपॉन 2 प्लस R1 अपॉन 2, ये क्या बन जाता है, R1 ही बन जाता है, क्या बन जाता है। इसी प्रकार से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R3 को, इसको लिख सकते हो सर R3 अपॉन 2 प्लस R3 अपॉन 2। इसी प्रकार से इसको मैं R5 को क्या लिख सकता हूँ, इसको R5 अपॉन 2 R5 अपॉन 2। अरे मैं उस प्रकार से बात कर रहा हूँ, जैसे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब विषम संख्या वाली को मैं क्या लिख रहा हूँ, दो पार्ट में लिख रहा हूँ, हाफ हाफ में। ये चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ तक लिख दी, यहाँ तक इसी प्रकार। अब देखो R2 के स्थान पर, R4 के स्थान पर और R6 और R8 के स्थान पर आप मान पुट करोगे, मान पुट करके तो आपको पहले वाली टर्म बचेगी
और सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक तो पहले वाली बचेगी और एक लास्ट वाली टर्म बचेगी, और सारी की सारी एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, विपरीत होगी, एक दूसरे क्या होगी, विपरीत होगी, एक पॉजिटिव की होगी एक नेगेटिव होगी, परिणाम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो फर्स्ट वाली और अंतिम वाली टर्म बचेगी, और बाकी की जो बीच वाली टर्म है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आपको क्या होगी, ये समीकरण आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से सबसे अधिक किसकी होगी, यहाँ पर सबसे अधिक R1 अधिक होने का मतलब क्या है, यहाँ पर R1 सबसे अधिक होने का मतलब है इसकी जो तीव्रता है, यहाँ पर जो तीव्रता है, परिणामिक जो तीव्रता है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है केंद्र में। जितनी कटिबंध में, यहाँ पर कहने का मतलब है फ्रेनल कटिबंध की त्रिज्या, फ्रेनल कटिबंध की तो त्रिज्या सबसे कम होगी, उसका जो रोशनी होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो तीव्रता ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो R1 है वो सबसे अधिक होगा, इसके बाद में कम कौन होगा, R2 होगा, इसके बाद R3, इसके बाद R4, सबसे कम क्या होगा, Rn होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, R को किसके बराबर लिख दूँ, यहाँ पर R1, ये तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये बाकी की टर्म है वो क्या हो जाएगी, नगण्य मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। यहाँ पर इसको मैं क्या मान के छोड़ दूँ, नगण्य मान के छोड़ दूँ। देखो ये बाकी की टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये नगण्य हो जाएगी। नगण्य क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मान है वो R1 से क्या बहुत ही कम है, इसका जो मान है वो R1 से क्या है, बहुत ही कम मान है, मतलब बहुत छोटा मान है, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको नगण्य मान के छोड़ देता हूँ। अब मैं R को किसके बराबर लिख लूँ, लगभग R1/2 के बराबर, इसको लगभग आ जाती है, इसके बराबर आ जाती है। मतलब इसको मैं क्या मान लूँ, नगण्य मान लूँ, इसको लगभग किसके, ये मतलब इसकी तुलना में R1 की तुलना में ये जो मान है बहुत ही छोटा मान है, इसलिए मैं इसको क्या मान लूँ, नगण्य मान लूँ। नगण्य मान के इसको क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। तो R1 R2 R3, यहाँ पर देखो चीज़ें लिखी हुई है, R1 R2 R3 R4, ये सबसे जो कम है वो क्या है, Rn है। ये आपको ध्यान में, n वाली जो टर्म है उसकी जो तीव्रता है बिंदु P पर वो सबसे कम है, यहाँ पर R1 है उसकी तीव्रता क्या होती है, सबसे अधिक है। इसलिए जो परिणामी है, परिणामी आयाम है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है R1 पर। किस पर होता है, R, और Rn पर क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम। तो ये टर्म है वो बहुत छोटी है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में ये टर्म सबसे छोटी होने के कारण इसको मैं क्या मान दूँ, नगण्य मान दूँ। तो नगण्य मानूँ तो आपको R बराबर क्या आ जाएगा, R1/2 आ जाएगा। हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जो प्रकाश की तीव्रता I है, प्रकाश की जो तीव्रता I है ये किसके समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। हम जानते हैं कि जो प्रकाश की जो तीव्रता I है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटेगा, यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो R के स्थान पर मैं क्या मान पुट कर सकता हूँ, देखो R के स्थान पर, देखो R के स्थान पर आप कर सकते हो R/2, और इसका क्या है, वर्ग है, तो इसका भी आप वर्ग करोगे तो R1² आ जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं। तो आपके पास ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक तीव्रता क्या होती है, देखो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखना। प्रकाश की तीव्रता I, प्रकाश की जो तीव्रता I है वो किसके समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह हटने पर यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, उसका मैं नाम क्या दे दूँ, के नाम दे दूँ, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं 1 के लिए बात कर दूँ, फर्स्ट कटिबंध के लिए बात करूँ, प्रथम फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ यहाँ पर है, एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर आपके पास I1 बराबर क्या है, KR1² है, क्या है, KR1²। आगे देखो, इसके स्थान पर देखो, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं I1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल से लिख सकते हो। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा I बराबर I1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, I बराबर I1/4। अगर मैं इसको किस में बदलूँ, प्रतिशत में बदलूँ, किस में बदलूँ, प्रतिशत में बदलूँ, तो प्रतिशत में इसमें बदलेंगे तो 1000 से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। तो आपके पास जो परिणामी आयाम है वो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। 25% किसका भाग आ जाएगा, बिंदु P पर, किसका है,
I1 का है। किसका है? मतलब जो I1 की जो तीव्रता है, I1 की जो तीव्रता है उसका 25% भाग, मतलब I1 की टोटल मान लेते 100 है और उसमें से जो 25% भाग है उतना आपको बिंदु P पर आपको तीव्रता प्राप्त होगी, उतनी आपको क्या होगी? बिंदु P पर आपको तीव्रता होगी। इसका कहने का मतलब है, इस समीकरण कहने का मतलब है I1 के पास जो तीव्रता है, I1 के पास जो तीव्रता है वो बिंदु P पर कितनी मतलब बिंदु P पर इतनी तीव्रता प्राप्त हो रही है, बिंदु P पर जो तीव्रता वो इतनी प्राप्त हो रही है I1 की 25%, I1 की 25%, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। तो अतः स्पष्ट है कि परिणामी प्रकाश की तीव्रता बिंदु P पर प्रथम अर्ध आवर्ती कटिबंध की प्रकाश की तीव्रता 25% प्राप्त होती है। प्रथम अर्ध आवर्ती कटिबंध, देखो ये प्रथम अर्ध का, ये द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ, इसकी जो 25% प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है? प्रकाश की तीव्रता 25% प्राप्त होती है। कहाँ पर प्राप्त होती है? बिंदु P पर प्राप्त होती है। कहाँ पर प्राप्त होती है? बिंदु P पर प्राप्त होती है। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हेडिंग लगा लेना, परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु के लिए फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध। बिंब बिंदु का मतलब प्रकाश स्रोत लिख लेना, कोष्ठक में प्रकाश स्रोत लिख लेना। तो यहाँ तक ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।